हेलो बच्चों, कैसे हो? देख लिए कूलम्स लॉ, समझा कूलम्स लॉ। थोड़े से क्वेश्चंस भी हमने देखे थे उस वाली वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ थोड़े से और क्वेश्चंस, लेकिन कौन से? नीट के पीवाईक्यूज। लेकिन वो ध्यान रखना क्लास, वो जस्ट नीट के पीवाईक्यूज नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मैं ला रहा हूँ। उससे तुम समझोगे, इवन आपकी जेई के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपसे सॉल्व होंगे। ध्यान रखना, ठीक है? तो अच्छे से समझना, अच्छे से हमें वो चीज़ करनी है, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, कमांडेबल टॉपिक है, और हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा बनाना है। ठीक है, राइट? चलो, तो सबसे पहला आज ये क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला नीट 2019 में ये क्वेश्चन आया था, राइट? तो बहुत अच्छा है। 2 point charges A and B having a charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart. अच्छा सर, तो जैसे जो क्वेश्चन होता रहेगा ना, आप देखो सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान देना क्लास, कैसे हम उस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, कैसे हम सोच पा रहे हैं, वो हमें देखना जरूरी है। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं ए एंड बी हैविंग अ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ओके, एक आपके दो चार्जेस हैं, एक हो गया आपका प्लस क्यू और ये मेरा बी हो गया माइनस क्यू। ठीक है भाई, आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस। हाँ गुरुजी, दे आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है भाई, ठीक है। एंड अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। ठीक है भाई, फोर्स कितनी एक्ट करेगी? गली के बच्चों को पता है सर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यही फोर्स एक्ट करेगी। उसको हमने क्या नाम दिया? एफ दिया, राइट? इफ 25% ऑफ द चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी, ए का जो चार्ज है 25% बी को अगर आप ट्रांसफर करते हो, द फोर्स बिटवीन देम इज, और उन्होंने ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं, एफ ऑप्शन बी 9F अपॉन 16, ऑप्शन सी 16F अपॉन 9 एंड ऑप्शन डी 4F अपॉन 3। ये हमें क्लास उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला 25% ऑफ द चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे आपको क्या किया गया? चार्ज ट्रांसफर किया गया। ठीक है सर, यानी कि ए का जो नया चार्ज आ गया, ए न्यू, ठीक है, ए न्यू, तो 25% उसमें से रिमूव हो गया, यानी कि क्यू बाय 4, 25%, 25/100 ऑफ क्यू, तो उसमें से रिमूव हो गया, तो नया चार्ज क्या बना? 3Q/4। और बेचारा बी पे गया, सिंपल क्वेश्चन है ये, बी पे गया तो कितना हो गया? माइनस क्यू, जो गया कितना गया सर? Q/4 गया। लो सर, Q/4 उसमें एड ऑन हुआ तो कितना हो गया? -3Q/4। लो सर, जिंदगी बल्ले बल्ले हो गई। तो अब हमारा अगेन नया फोर्स एफ डैश कितना होगा? कि Q1 इंटू Q2 कितना है? 9Q²/16 और ये x², क्योंकि डिस्टेंस तो हमने सेम रखा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया है, ये f है, राइट? तो यानी कि 9/16 f। आसान सा क्वेश्चन, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन। ठीक है, ये लीजिए 9F अपॉन 16। सही है, इजी, राइट? नया वाला चार्ज क्या होगा? 25% उसने लूज किया, तो 25% लूज किया यानी कि Q/4 उसने लूज किया और उसने ऐड ऑन किया। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है गुरुजी, ध्यान से देखना। टू मेटल स्फीयर्स, क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन आया था, ये भी 2019 में आया हुआ है। टू मेटल स्फीयर्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू मेटल स्फीयर्स, one of radius r and other of radius 2r respectively having the same surface charge density, okay, यानी कि सिग्मा, they brought in a contact में लाए, okay, and separated, okay, what will be the new surface charge density on them? तब क्या होगा गुरुजी, राइट? तब क्या होगा? लेट्स सी, रब कर दो क्लास। ओके, तो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से हम समझते हैं। ऑप्शंस भी दे रखे हैं इन्होंने, दे हैव गिवन सम ऑफ द ऑप्शंस, मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है σ1 इज इक्वल टू 5/3 सिग्मा। ठीक है क्लास, σ2 दे रखा है 5/6 सिग्मा। ऑप्शन बी, σ1 दे रखा है 5/6 सिग्मा और σ2 दे रखा है 5/2 सिग्मा। ओके बॉस,
और ऑप्शन सी है सिग्मा 1 दे रखा है 5/2 सिग्मा, एंड ऑप्शन सिग्मा 2 दे रखा है 5/6 सिग्मा, एंड ऑप्शन डी है सिग्मा 1 इज इक्वल टू 5/2 सिग्मा और सिग्मा 2 दे रखा है 5/3 सिग्मा। ठीक है गुरुजी, राइट 5/6 है ये। ठीक है, ओके बॉस क्लास। अब ये है क्वेश्चन को दोबारा एक बार देखते हैं। दो मेटल स्फीयर्स हैं, वो बोल रहे हैं एक का रेडियस आपका r है और दूसरे का रेडियस आपका 2r है। ठीक है, एक का रेडियस कितना है r है, एक का रेडियस कितना है आपका 2r है। सही है भाई। तो अब सर इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दोनों की उन्होंने क्या बोली है, सेम बोली है। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू, इसके ऊपर अगर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज अगर Q2 है, ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A होता है। Q1 अपॉन एरिया कितना होगा 4πr²। ठीक है बॉस, और इसका आपका सिग्मा कितना होगा, उन्होंने सेम बोला है ना क्लास, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4π, r की जगह पे क्या डालूंगा 2r। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोचना है, कोई ज़्यादा नहीं सोचना हमें। 4 4 16 कितना हो गया, 2 4 4 4 16 πr², ये मेरा सिग्मा हो गया Q2। सही है भाई। अब उन्होंने बोला है कि इसको हमने पास में लाए और फिर सेपरेट कर दिया, ये हमारे दोनों का सिग्मा था। तो टोटल चार्ज पहले कितना था और बाद में वो तो सेम ही रहने वाला है। टोटल जो चार्ज है क्लास, वो तो जो पहले था, पहले कितना था Q1 प्लस Q2 था। देख लेते हैं, Q1 प्लस Q2 कितना है 4 सिग्मा πr² और ये 16 सिग्मा πr², टोटल कितना हो गया 20 सिग्मा πr²। ये मेरा पुराना चार्ज है। एंड वी नो दैट हमने अगर जोड़ा, उसको दोबारा से जोड़ा और दोबारा सेपरेट किया, तो दोनों पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, मान लो Q1 डैश और इस पे आ गया Q2 डैश। तो डेफिनेटली वो कह रहे हैं सर इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो भी चेंज हो गई। ये कितनी हो गई, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो गई। मानते हो नहीं, सिग्मा 1 है और एक सिग्मा 2 है। अच्छा सर, अब बात आती है, अगर हम बात करते हैं तो सर नया जो चार्ज होगा, डेफिनेटली जो टोटल चार्ज है दैट शुड बी कंजर्व। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 20 सिग्मा πr²। सर बात तो आपकी 16 आने की सच है, क्योंकि सर जितना चार्ज पहले था उतना चार्ज बाद में आ गया। लेकिन अब क्या करूं, अब नई चीज क्या लेके आऊं, क्योंकि अभी भी मेरी पिक्चर पूरी नहीं हुई। कैसे लाऊं सिग्मा 1 और सिग्मा 2। सिग्मा 1 अगर मैं लिखता भी हूं तो Q1 अपॉन वो बनेगा, सिग्मा 2 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है हमारा आंसर सिग्मा के टर्म्स में है। कैसे करूं सर, हाउ शुड वी डू। तो अब हमें रिलेशनशिप भी चाहिए, लेकिन एक चीज है सर हमें ध्यान देने वाली बात, जब चार्ज दोनों मिले, जब मतलब चार्ज बोले तो मतलब जब दोनों स्फीयर्स मिले तो चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है, क्योंकि इसमें से इसमें ट्रांसफर हुआ होगा, इसमें से इसमें, तो तभी तो नया नया चार्ज आया। कब तक, जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं आ जाता। कब तक, जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं आ जाता। यानी कि V1 शुड बी इक्वल टू V2, और V कितना होता है सब गली के बच्चे को पता है, K Q1 डैश अपॉन R शुड बी इक्वल टू K Q2 डैश अपॉन 2R। बात समझ में आई, K Q1 डैश अपॉन R इज इक्वल टू K Q2 डैश अपॉन 2R। तो R से R कट गया, K से K कट गया, तो गुरुजी Q2 डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q1 डैश। यहाँ से मेरी पिक्चर सही हो गई। तो कितना हो गया 3 Q1 डैश, तो यहाँ कितनी आ गई, तो 20 सिग्मा πr², और गुरुजी Q1 डैश इज इक्वल टू 20/3 सिग्मा πr²। तो ये मेरा बन गया। ठीक है, अब सर जी अगर हम बात करते हैं, हमें सिग्मा 1 निकालना है, तो डेट इज इक्वल टू Q1 डैश अपॉन 4πr²। Q1 डैश सर जी कितना है 20/3। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, जल्दबाजी कुछ नहीं है, होशियार नहीं है, ध्यान रखना, हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, 20/3 सिग्मा πr² अपॉन 4πr²। r² से पाई कट गया, 4 5 जा यानी कि 5 सिग्मा अपॉन 3। ये लो सर जी, मेरे ख्याल से आंसर दिख रहा है, सिग्मा 1 5/3 सिग्मा 1 में ही आ रहा है सर ऑप्शन। लो सर,
दूसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी आपको पता है उसका ट्वाइस है तो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है सर जी, आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे मेन चीज है कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं सेट होता कि जब तक चार्ज आपका ट्रांसफर होता है, कब तक, जब तक आपका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है क्लास, क्लियर है? चलो तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाओ क्लास, बढ़िया बढ़िया है, खट्टे मीठे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब आ जाओ आगे। सर जी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा, नटखट सा, बहुत मस्त मोला, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे आज। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड मतलब, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। वो बोल रहे हैं कि सर जी चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो थोड़ा सा स्लाइटली क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। ठीक है, एक पे ऊपर माइनस ई है और दूसरे के ऊपर कितना है, ई प्लस डेल्टा ई है। अच्छा गुरुजी, if the net electrostatic force and the gravitational force between the two hydrogen atom placed at a distance d is zero, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो दोनों का बीच में जीरो है, तो ऑर्डर पूछा है। ऑर्डर निकालना आता है या नहीं आता? चलो बताता हूँ ऑर्डर भी निकालना साइड बाय साइड, क्योंकि ये भी एक बड़ी भारी समस्या है, बहुत बच्चों को 11th हो जाती है लेकिन हमारा ऑर्डर नहीं आता। सी, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहले तो ऑर्डर ही सीखते हैं, क्वेश्चन से पहले जरा ऑर्डर सीख लो। ऑर्डर क्या है? जब कभी भी आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ना पता हो, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ की बातें हो रही हैं, वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े लैब्स में बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं कि हाँ भाई रेडियस ऑफ अर्थ वो है, रेडियस ऑफ अर्थ वो है। तो अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, बस उसका इतना पता है कि हाँ यार 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 6 के आसपास है, 10 रेज़ टू पावर के आसपास है। ठीक है, तो तब हम वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है, बड़ी बड़ी आपकी जो इसरोज हैं उनमें सब में ना वी जस्ट यूज्ड टू टॉक अबाउट इन ऑर्डर समथिंग। ठीक है, समटाइम वी टॉक अबाउट द ऑर्डर, तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि ऑर्डर निकालते कैसे हैं। तो मैं एग्जांपल आपको रेडियस ऑफ अर्थ से लेता हूँ समझाने के लिए। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर, हमें भी पता है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले क्या करो, इसको आप मीटर में लेके आओ। 6.4 6400, एक सेकंड दोबारा लिख देता हूँ, 6400 इंटू 10 की पावर 3, ये मीटर में आ गया। अब इस नंबर को मुझे 1 और 10 के बीच में लेके आना है, 1 और 10 के बीच में। इसको मैं कैसे लेके आऊंगा सर? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकता हूं या नहीं? अब अगर ये नंबर जो है, अगर ये नंबर आपका 5 से ज्यादा है तो ये इक्विवेलेंट बन जाता है 10 के, और इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, ये 9th आईसीएससी में भी है, तो 10 रेज़ टू पावर 7 आपका इस रेडियस ऑफ अर्थ का ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, ये रहा, गॉट इट और नॉट? अगर ये नंबर मान लो कुछ होता है 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, तो ये नंबर अगर 5 से कम है तो ये नंबर इक्विवेलेंट हो जाता है 1 के, 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, तो इसका ऑर्डर आ जाता है 10 रेज़ टू पावर 6। यहाँ देखो अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू पावर 7 है रेडियस ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ऑर्डर। क्लियर आया? तो पहले आपने ऑर्डर निकालना सीखा, यानी कि इस वैल्यू से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इस वैल्यू अगर 5 से कम है तो विच इज इक्विवेलेंट टू 1, अगर ये वैल्यू 5 से ज्यादा है तो इट इज इक्विवेलेंट टू 10। ठीक है, ऑर्डर निकालना आया। अब देखो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तैयारी कैसे चल रही है, पेपर कैसे जा रहे हैं जेई के? बढ़िया। आओ, नाउ सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। वो बोल रहे हैं एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है सर जी, माइनस ई है, और दूसरे पे कितना है, ई प्लस डेल्टा ई है। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होगा? कितना होगा भाई? अरे बताओ यार, टोटल चार्ज कितना हो गया? डेल्टा ई, ई से ही कट जाएगा, लिख देते हैं यार तुम भी ना, ठीक है ऐसे ऐसे बैठ जाते हो, तो डेल्टा ई। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? अब उन्होंने बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है
और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका जो नेट है वो जीरो आ रहा है, दोनों का सम जो है वो जीरो आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल है, तभी तो जीरो आएगा भाई। तो जब दोनों इक्वल हैं यानी कि के मतलब अभी लिखेंगे Q1 इंटू Q2 मतलब डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस उसका कितना है डी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G m1 इंटू m2 मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर अपॉन अगेन डी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्लास हमें वैल्यू पता होनी चाहिए जी की, अगर हमें वैल्यू नहीं पता है जी की गड़बड़ है, ठीक है, तो वैल्यू पता होनी जरूरी है। तो के की वैल्यू पता होती है, कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू डेल्टा ई का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट हो चुका है जिंदगी में, और आपका जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मास ऑफ हाइड्रोजन शायद इन्होंने बहुत अच्छे में रूप में दे रखा है 1.2767 होता है इंटू 10⁻⁻27, हाँ वही है 1.67 क्वेश्चन में गिवन है, वो अच्छी बात कर दिया आपके लिए, इंटू 10⁻⁻27 का होल स्क्वायर, ठीक है, एवरीथिंग इज टेकन इन एसआई यूनिट। तो हमें डेल्टा ई का ऑर्डर निकालना था, तो डेल्टा ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1.67 इंटू 1.67। अब आपको टाइम कैसे बचाना है, देखो आप कहोगे सर इतनी कैलकुलेशन में तो मर जाऊंगा मैं, बिल्कुल बात सही है, गलत नहीं कह रहा भाई तू, मर जाएंगे हम, है ना। तो क्या करो, इसको सबसे पहले आप चेंज कर लो 10 की पावर में, यानी कि 10⁻⁷ आ जाता है। तो 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 अपॉन 9 इंटू ये 10⁻20 हो गया, और -20 और -54 कितना हो गया 10⁻⁷। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे ना क्लास, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करके देखो कि 6 इंटू 2 इंटू 1.5 ले लो, या फिर 2 इंटू 2 ले लो, 6 to the 12, 12 to the 24, 24 डिवाइड बाय 9, 24 डिवाइड बाय 9, 9 3 जा 27 होता है, तो 3 से भी कम आएगा, मतलब डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या लोगे 1 लोगे। तो ऑर्डर कितना हो गया 10⁻⁷, लेकिन डेल्टा ई का होल स्क्वायर है, ध्यान रखना ही, तो डेल्टा ई इज इक्वलेंट टू जो ऑर्डर आएगा 10⁻⁻37। मेरे ख्याल से तुम्हें पिक्चर समझ में आ गई होगी, 10⁻⁻37 ये इसका क्या बन गया ऑर्डर। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन इसका क्लास ऑप्शन है, ऑप्शन ए था 10⁻⁻23, ऑप्शन ए था 10⁻⁻23 कूलम, ऑप्शन बी था 10⁻⁻37 कूलम, ऑप्शन सी था 10⁻⁻47 कूलम एंड ऑप्शन डी था 10⁻⁻20 कूलम। तो आपके सामने आंसर आ गया है बी, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। अगेन अच्छा क्वेश्चन आप बोल सकते हो एक बच्चों के हिसाब से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, इस बहाने चलो अच्छा है तुमने ऑर्डर निकालना भी सीख लिया, ठीक है। चलो नाउ अगला क्वेश्चन बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है क्लास, राइट, दैट्स अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन, ठीक है, करते हैं। आओ, क्वेश्चंस को क्लास कभी भी अगर करना हो, ठीक है, तसल्ली, मैं हमेशा बोलता हूँ पेशेंस इज द की, ठीक है, हमेशा फिजिक्स के क्वेश्चन भी जब घर में भी प्रैक्टिस करो, बेचैनियाँ नहीं कि मुझे ये करना मुझे वो करना है, बेचैनी नहीं रखनी, तसल्ली, काम, कंपोज बहुत ज़रूरी है, इवन इन द एग्जाम ऑल्सो कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से होंगे, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, खुद पे विश्वास है, ओके होंगे क्वेश्चन, और रटना नहीं है। नाउ 2 पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस, ये आया था नीट 2013 में, 2 पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस। अच्छा सर, ये इन्होंने फिगर भी दे रखा है, ठीक है, ये देखो, ये आया था क्लास 2013 में, नीट 2013 में, ठीक है, ये इन्होंने बोला है 2 पिथ बॉल कैरिंग द इक्वल चार्जेस, यानी कि इस पे भी क्यू है और इस पे भी क्यू है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है सर, और ये जो डिस्टेंस इन्होंने फिगर भी दे रखी है, नाउ द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, ओके बॉस, नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट, मतलब जो हाइट पे पहले था अब उन्होंने उसके नीचे से उसको बांध दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली सर डिस्टेंस तो बदल जाएगा, राइट। अब वो क्या कह रहे हैं,
नाउ द डिस्टेंस बिकम कितना होगा। अब वो यानी कि उसको आप r डैश अगर मान लेता हूं तो वो डिस्टेंस कितना होगा। क्लास ये क्वेश्चन है, तो और ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपके सामने। ऑप्शन ए है r अपॉन क्यूब रूट ऑफ दिस, ऑप्शन बी 2r अपॉन रूट ऑफ 3, ऑप्शन सी 2r अपॉन 3 एंड ऑप्शन डी r बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। सही है क्लास? श्योर? देखो भाई, तो मेरे ख्याल से अब ये जो डिस्टेंस है वो कह रहे हैं हाफ, यानी कि ये y था तो ये y बाय 2 हो गया, है ना। और ये एंगल अगर थीटा से वो क्लेम किया जा रहा है, राइट, ये आपका थीटा है, तो पहले तो हम इस पे फोर्सेस लगा के चेक करते हैं, ठीक है। इस पे, इस वाले पे चार्ज पे हम फोर्स लगाते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लग रही है, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है सर। वेट आपको दिख ही रहा है mg, गली के बच्चों को भी दिख रहा है, टेंशन ऐसे दिख रही है। और ये कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा कितना, t cos थीटा। कुछ और समझ ही नहीं आ रहा सर और क्या करूंगा, इसके अलावा मेरे पास करने को कुछ और सोचा ही नहीं मैंने कि भाई mg है, ये फोर्स लग रही है, जो हो रहा है करके तो देख लो। तो ये t cos थीटा और ये t sin थीटा, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, तो t cos थीटा और t sin थीटा। ओके बॉस, अब सर t sin थीटा इज इक्वल टू f है और t cos थीटा इज इक्वल टू mg है। दोनों को डिवाइड कर देता हूँ अच्छे बच्चों की तरह, तो कितना आएगा f अपॉन mg। अब जी सर f कितना है, k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर आ जाएगा सर ये, या नहीं। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बोलते हैं ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है r बाई 2, r अपॉन 2 और बेस कितना है y है, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इट मीन्स ये मेरा एक रिलेशनशिप आ गया। अब ध्यान दो, मुझे y को इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि उन्होंने उसी के संकेत हमें दिए हैं, उसी का हमें लिंक दिया है। ये y है तो ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, y बाय 2 हो रहा है ना। तो अब मैं सेम चीज लिखूंगा क्लास, क्योंकि अब डिस्टेंस कितना हो गया, नया डिस्टेंस r डैश हो गया है, तो और ये अगेन कितना हो जाएगा r डैश बाय 2, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये y अपॉन 2, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम मैं लॉजिक लगा रहा हूँ। चार्ज अभी भी सेम है, ऐसा तो है नहीं कि चार्ज में कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन, लेकिन डिस्टेंस आपका चेंज हो गया है r डैश का स्क्वायर। अब क्या करो, k क्यू स्क्वायर और जो ये डिस्टेंस है ना, इसको इक्वेट कर देते हैं, मेरे ख्याल से हो गया मेरा काम। तो 2 से 2 कट गया, तो r डैश क्यूब इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर y, और यहाँ से भी आपका कितना है r क्यूब अपॉन 2 इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर y। दोनों को इक्वेट कर देते हैं अच्छे बच्चों की तरह, हो गया मेरा काम। r डैश क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब अपॉन 2, r डैश इज इक्वल टू r अपॉन 2 की पावर 1 बाय 3। तो मेरे ख्याल से जिंदगी आसान, और ये क्वेश्चन हो गया ऐसे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, लेकिन देखो आप जब आप जाओ, आपके लिए नया क्वेश्चन, आपने कहा सर ऐसे क्वेश्चन हमने किया नहीं कभी, तो पहली चीज का 2 एक्सप्लेनेशन है। एक तो खूब प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतना अच्छा है आप सबके लिए। जितना मैं आप सबका माइंड पढ़ चुका हूँ उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन या इस मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ यार मैं ये भी अप्रोच यूज कर सकता हूँ। दूसरा, अब सर अगर मुझे नहीं पता, नहीं किया मैंने, वो मान लो नहीं किया, ठीक है, मैं इतना दिमाग है ही नहीं ना, इतनी मेहनती हूँ, ओके मेरा दिमाग अच्छा है, लेकिन अब दिमाग अगर अच्छा है तो सर अब आप ये सोचो मैं कैसे इसको इंट्रोड्यूस करूँगा, और कोई तरीका है, लग रहा है कुछ आइडिया, और कि फोर्स लगाऊंगा, सबसे पहले तो फोर्स लगाऊंगा, और जब स्प्रिंग है तो कहीं ना कहीं टेंशन आएगी, टी कॉस थीटा दिखेगा, टी साइन थीटा दिखेगा, हो जाएगा सर, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा सब कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप सोचोगे, हाँ भाई कहीं ना कहीं फिर आपको यहाँ नजर आएगा, फिर इसको भी करके देखोगे, टाइम जरूर लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा, क्योंकि सोचना है ना, नई चीज सोच रहे हो, पहली बार कर रहे हो, लेकिन बन जाएगा, ठीक है। 4 नंबर तो मिलेंगे, ये तो सोचो, राइट। अच्छे क्वेश्चनों पे हो सकता है और तो ना हो,
लेकिन इससे अच्छा ये है कि आप अगर खूब प्रैक्टिस करते हो, वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हो, तो इट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे इतनी टाइम नहीं होता। ठीक है ना, असलियत तो वही है। क्लियर है? श्योर? तो अच्छे से देखना, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। अगला क्वेश्चन भी जो करने जा रहा हूँ वो भी बड़ा मस्त कलंदर है। आओ करते हैं। नाउ अब आ जाओ आगे। अब टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स, अगला क्वेश्चन है क्लास, ये भी बड़ा सुपर डुपर हॉट क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल charged spheres suspended from a common point by the two massless strings of length L are identically d apart, और d बहुत छोटा है, d बहुत 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 छोटा है, apart because of their mutual repulsion। ठीक है, the charges begin to leak from both the spheres at a constant rate। अच्छा, चार्ज लीक होने लगा, ठीक है, एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब रेट कांस्टेंट है, मतलब dq by dt जो है वो कांस्टेंट है सर। एज अ रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी v। एज अ रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोचेस ईच अदर विद अ वेलोसिटी v। वो पास आने लगते हैं, क्योंकि लीक करने लगे हैं तो वो पास आने लगे हैं विद अ वेलोसिटी v। देन v वैरीज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स। बहुत सुपर सुपर क्वेश्चन है भाई, क्लास को एकदम से नहीं समझ आएगा। जब ये आया होगा 2016 में, तो लिख के दे रहा हूँ, बहुत तकलीफ हुई होगी इस क्वेश्चन में बच्चों को, अनटिल अनलेस उन्होंने ये क्वेश्चन पहले से ना किया हुआ हो। तो आइए या इस टाइप के। तो टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, अगेन सेम फिगर है मेरे ख्याल से, तो ये कॉमन पॉइंट से आपका सस्पेंडेड है। ठीक है, टू मासेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, ये L है, ठीक है, और इनिशियली दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ d है। ठीक है, अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर रिपल्शन है, तो रिपल्शन होगा सर, वही मैं कुछ और सूझ ही नहीं रहा सर मेरे दिमाग में, तो ये टेंशन है, और ये t cos थीटा, और ये t sin थीटा। मेरे दिमाग में कुछ और जा ही नहीं रहा सर, क्योंकि ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, ये सर ये तो हमने लगा ही सकते हैं, बाकी देखेंगे क्या होगा, राइट। और उन्होंने बोला है कि dq by dt कांस्टेंट है, dq by dt आपका क्या है, कांस्टेंट है सर जी। ओके, और स्फीयर्स अप्रोचेस ईच अदर विद अ वेलोसिटी v। अच्छा, वो पास पास में आ रहे हैं, और v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ x। तो पहले ऑप्शन ए लिख लेता हूँ, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट x, v इज प्रोपोर्शनल टू x, v is proportional to x की पावर माइनस हाफ, एंड ऑप्शन डी v is proportional to x की पावर माइनस 1। अब सुनिए क्या कर सकते हैं सर, वही मैं नोटंकी करूंगा जैसे पहले करता था। तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg, t sin थीटा इज इक्वल टू f, राइट। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, f अपॉन mg, और f कितना है, k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन ऑफ x निकालना है, तो k क्योंकि वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे डिफरेंशिएशन भी यूज करना पड़ेगा। तो k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, और tan थीटा क्योंकि थीटा धीरे 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 डिक्रीज कर रहा है, तो आई कैन राइट tan थीटा एज अ sin थीटा, क्योंकि sin थीटा में क्लास ऐसा होता है, क्योंकि sin थीटा की जो सीरीज होती है थीटा समथिंग होती है, तो sin थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड ऑल आगे आगे। तो अगर थीटा धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो tan थीटा और sin थीटा बराबर हैं। और sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमें एक वेरिएबल और नहीं लाना है, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डजंट मैटर सो मच। तो अब sin थीटा क्या है, आप tan थीटा भी लेके कर सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो गया सर, x अपॉन 2, और हाइपोटेन्यूज कितना है, L है, विच इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। तो सर जी अगर आप देखा जाए एक्स क्यूब इज प्रपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, या कह सकते हो क्यू स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू एक्स क्यूब, क्योंकि बाकी सब तो सर कांस्टेंट है, और मेरा काम मुझे लग रहा नजर आ रहा है होते हुए 3/2। तो डी क्यू बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो इज प्रपोर्शनल टू 3/2 एक्स की पावर 3/2 - 1 यानी कि हाफ इंटू डी एक्स अपॉन डी टी।
विद रेस्पेक्ट टू, मैंने टाइम डिफरेंशिएट किया। अब जो कि ये चीज कांस्टेंट है, dq/dt अगर आपका कांस्टेंट उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि भाई सेम रेट के साथ वो, मतलब कांस्टेंट रेट के साथ वो डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, dx/dt क्या है, v, तो इट मीन्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो dq/dt आपका कांस्टेंट है, यानी कि इट इज अ कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 3/2 x की पावर हाफ इंटू v, यानी कि v इंटू एक्स की पावर हाफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक k दे देते हैं, तो v इज इक्वल टू या v इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर माइनस हाफ। क्लास मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये लो आंसर आपका सी ऑप्शन आ गया है। कितनी खुशी हुई आपको हैं? तो देख लो जल्दी से, अच्छे से समझ में आया। हमने क्या किया, tan थीटा भी कर सकते हो। tan थीटा में आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो निकालना पड़ेगा एल के टर्म्स में, बाकी कुछ नहीं है, बाकी वो कांस्टेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने tan थीटा को sin थीटा ले लिया, क्योंकि ऑलरेडी थीटा से बहुत डिक्रीज हो रहा है, तो sin थीटा लो tan थीटा लो, डजंट मैटर, राइट। तो sin थीटा इज इक्वल टू kq² अपॉन x² इंटू mg, और दोनों को मैंने फिर, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो हमने इसको प्रोपोर्शन कर दिया और फिर हमने डिफरेंशिएट कर दिया। समझे? ठीक है। चलो देखो ज़्यादा 2 मिनट। हाँ भाई क्लास, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं कूलम्स लॉ के ऊपर जो आए हुए हैं अलग अलग साल में, लेकिन मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो कि एक थोड़े से बच्चों को डिफिकल्ट जाते हैं, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन आई एम जस्ट कवरिंग अप, ताकि आपको मेथडोलॉजी समझ में आए कि हाँ भाई क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। सिंपल जो फोर्स वाले क्वेश्चन हैं वो मैं अभी स्किप आउट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन है, 2 positive ion each carrying a charge q separated by a distance d. Okay, if F is the force of repulsion between the ions, okay, if F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. The number of electrons missing from each ion will be, और E being the charge on an electron। क्वेश्चन को तो बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मुलेट किया है इन्होंने, ठीक है। बच्चा देख के डर जाएगा और ऑप्शन देख के तो डबल डर जाएगा। आओ देखते हैं। तो 2 पॉजिटिव आयन हैं, ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ D। 2 पॉजिटिव चार्ज है, राइट, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ D। If F is the force of repulsion between the ions, F is the force of repulsion between the ions। हाँ भाई क्लास, पहले ऑप्शन तो लिख दूं ताकि डरा तो दूं थोड़ा। 4 pi epsilon naught F d² अपॉन E²। ऑप्शन बी, अंडर रूट 4 pi epsilon naught F E² अपॉन d²। ऑप्शन सी, अंडर रूट 4 pi epsilon naught F d² upon E², and option D, 4 pi epsilon naught F d² upon Q²। सही है, ये उन्होंने ऑप्शन पूछे हैं और उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग, तो सर जो फोर्स है पहले वो तो लिख ही लो, या नहीं भाई, तुम्हें क्या लगता है? सर 1/4 pi epsilon naught Q² अपॉन d², कैसा लगता है? सही है। अब सर याद करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो Q = n ही है। याद है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज जो हमने स्टार्टिंग की वीडियो में भी देखा था, Q = n ही। सर चेंज करके देखते हैं, मेरे ख्याल से पिक्चर शायद आसान दिख रही है। तो 1/4 pi epsilon naught यानी कि n² E² अपॉन d², और उन्होंने क्या पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो F × 4 pi epsilon naught इंटू d² अपॉन E² का अंडर रूट, दैट इज n। है सर कोई ऑप्शन? 4 pi epsilon naught F × d² अपॉन E² है क्लास, और इन्होंने क्या बोला है, अपॉन E², सॉरी ये नीचे जाएगा ना E², तो मेरे ख्याल से ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सी। आया समझ? ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन हो गया, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर क्या लगाऊं, समझे? तो क्यू को ही आपको चेंज करना था और कुछ नहीं करना था। ये बहुत सस्ता और बहुत आसान सवाल था
कौन से साल में आया हुआ है? ये आया था क्लास मेरे ख्याल से जो मुझे दिख रहा है 2010 या 2016 के आसपास, पता नहीं इसके आसपास दिख रहा है वो क्वेश्चन। नाउ अब एक और क्वेश्चन है सर, करके देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये ओरली क्वेश्चन लिखना है मुझे। When air is replaced by a dielectric medium of a force constant K, the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance। अगर आप separated by a distance कितना होगा? सो ये तो when air is replaced by a dielectric medium, force constant आपका K दे रखा है और the maximum force of attraction between two charges separated by a distance। force आपको पता ही है ना क्लास, K टाइम्स रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज बाय K टाइम्स। ओरल क्वेश्चन था, राइट, ये बहुत पुराना क्वेश्चन था। तो क्लास मेरा क्या कहना है, व्हाट आई एम जस्ट सेइंग टू यू गाइस, कि आपको क्या करना है। लो एक और क्वेश्चन मिला है ताकि आपको तकलीफ ना हो किसी भी हाल में। रेशियो पूछा है, वैसे ये भी बहुत आसान सवाल है, फिर भी मैं कर देता हूँ। 2022 का है लेटेस्ट, आपको मुझे जो दिख रहा है अपनी बुक में इसमें। द रेशियो ऑफ द कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स between an electron and a proton separated by some distance is 2.4 into 10 raised to power 39। ओके, रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज 2.4, मतलब सम डिस्टेंस दे रखा है इज 2.4 into 10 raised to power 39। उन दोनों का जो रेशियो है, the ratio of the proportionality constant K 1/4 pi epsilon naught to the gravitational constant G is nearly। अच्छा, मतलब K by G का उन्होंने रेशियो पूछा है। तो क्लास मेरे ख्याल से डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आइए देखिए, द रेशियो ऑफ द कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि K, राइट, इसको आप K लिख लो। तो K Q स्क्वायर है ना, K एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि E स्क्वायर आ जाएगा, KQ E स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। और रेशियो ऑफ द कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है सर, G। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, G M1 M2, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आएगा क्योंकि दोनों, और एक मास ऑफ प्रोटॉन भी आएगा, तो ME इंटू MH, राइट, GMM अपॉन R स्क्वायर यानी कि D स्क्वायर। तो उन्होंने बोला है कि भाई सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कितना है, 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर 39, ठीक है सर, राइट। और इन्होंने हमें K बाई G का रेशियो पूछा है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट हो गया। तो मेरे ख्याल से क्लास, और ऑप्शन भी दे रखे हैं कुछ कुछ, कितना है, ऑप्शन ए 10 है, ऑप्शन बी 10 रेज टू पावर 20 है, ऑप्शन सी 10 रेज टू पावर 30 है, ऑप्शन डी 10 रेज टू पावर 40 है। सही है भाई। नाउ अब ई स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू एम एच, यानी कि ई कितना होता है सर, चार्ज होने इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31, और मास ऑफ ये जो प्रोटॉन है वो कितना है, 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 kg इज इक्वल टू, और ये कितना है, K अपॉन G, जिसका हमें रेशियो निकालना है क्लास, और 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर, मेरे ख्याल से और बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, सारा का सारा रेशियो का ही कमाल है, ठीक है। तो K बाई G इज इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 38, और 9.1 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 होता है, और माइनस कितना हो गया क्लास, 30 40 50 50 57 58, तो माइनस 58। सही है भाई, 30 40 50 57 58 हो गया, ओके, ठीक है। और इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर 39, है ना। तो अब एक काम करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, 58 और ये 38, तो यानी कि 48 20 आ गया, है ना। तो 10 रेज टू पावर 20 ऊपर आ गया है क्लास, और क्या बोलते हैं 58 है ऊपर जाएगा, तो 58 है और 38 यानी कि 20 हो गया। तो ये 1.6 इंटू 1.6 अपॉन
9.1 इंटू 1.67, मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकलेगा, ठीक है। और इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39, तो 10⁻20 है, नीचे जाएगा तो ये 19 बचेगा, राइट, इट विल कम जस्ट डाउन। तो k बाई जी का ही हमें रेशियो चाहिए वैसे भी, तो इट विल बी 10⁻19 आएगा, ठीक है सर जी। तो थोड़ा सॉल्व हमें करना ही पड़ेगा क्लास, ठीक है, एक सेकंड देखते हैं। तो k बाई जी, k अपॉन जी, इसका जो रेशियो हमें निकालना है, तो 1.6 से 1.67 एक बार काट देते हैं हम, ताकि हमारा इजी हो जाए काम। और ये 10 और ये भी मेरा 10, तो मेरे ख्याल से ये दोनों ही दूसरे को काट देंगे और ये 19 बचेगा, ठीक है। अच्छा, ये 9 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, इसका हम अगर देखते हैं 9, तो क्लास कितना आ जाएगा, ये इससे कट गया 16, 2 8 जा 16, 2 12 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, ठीक है। तो 9 3 जा 27 आ गया है, ओके। और ये 19 है, तो इसका मतलब हो गया ये डिवाइड बाय 9 ले लो, और वहाँ पे आपका कितना आ गया, ये 2, 3/2, सही है नहीं, 2 to the 4, 2 to the 6, तो मेरे ख्याल से इट विल कम आउट टू बी, इसको एक काम करो, अब समय आ गया उसको तो ले जाने का, तो 10⁻19, क्योंकि 39 है तो 19 आ गया, और ऊपर यहाँ पे 3/2, और ये ऊपर 9 आ गया, ठीक है। 9.1, 9 3 जा 27, तो 27 डिवाइडेड बाय 2, 27 क्लास 27 ऑलमोस्ट डिवाइडेड बाय 2, तो 13.5 आएगा इंटू 10⁻19। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, there was the question is नियरली पूछा हुआ है, तो इसको 1 पॉइंट समथिंग करना पड़ेगा, तो 1.35 समथिंग आएगा। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं तो आंसर आ गया, क्योंकि उसके आसपास जो आंसर 10⁻20 ही है, तो आई कैन से दैट 1.3 इंटू 10⁻, है ना, इंटू 10⁻, आपका 20, ठीक है क्लास। तो आंसर आ जाता है आपका 10⁻20। क्लियर है, श्योर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना था, जस्ट मेरे ख्याल से कैलकुलेशन पूछी थी इसमें अननेसेसरी, बाकी कुछ नहीं है। तो आंसर आपका बॉम्बे आ जाता है नीट 2022 में। क्लास अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन और करते रहेंगे पहले, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का हम सीखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की चीज़ें सीखेंगे, पोटेंशियल की चीज़ें भी सीखनी है, और उसके रिलेटेड मैं आपको वही है कि सारे कोशिश करूँगा कि PYQs आपको करवाता रहूँ और अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मस्त कलंदर बना दूँ, ठीक है। लेकिन अच्छे से इसको फॉलो करो, एक एक वीडियो को ढंग से देखो, जो भी दिक्कत है, कुछ भी समस्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करो, ठीक है, दिक्कत नहीं है, राइट। एंजॉय द स्टफ, जेई भी निकालेंगे, नीट भी निकालेंगे, फोड़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।